हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। तो इसका पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी किया था? अबाउट द इम्प्लांटेशन। लास्ट जो प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था दैट वाज इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या है? जब यूट्रस के वॉल में ब्लास्टोसिस जो है ये ठहर जाता है, वहाँ पर एम्बेड होकर रह जाता है, अटक जाता है, मतलब एंडोमेट्रियम का वॉल्स में जब जो ब्लास्टोसिस से अटक जाता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो जाने से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ये नहीं होगा, सो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एम्ब्रायो आगे डेवलप होगा, तो ये प्रेगनेंसी हो सकता है, इसके बारे में बोल सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा इसके बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा अभी कि इम्प्लांटेशन के बाद मतलब यूट्राइन जो है एंडोमेट्रियम है, इस लेयर्स में ब्लास्टोसिस जो है एम्बेड हो गया है, अटक गया है, लग गया है। तो अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका जो आउटर वॉल है, इसका नाम आप लोगों को याद होगा, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने किया है, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट। अब जो इम्प्लांटेशन हो गया, सो ट्रोफोब्लास्ट सेल में ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स है, ठीक है, आउटर लेयर में ब्लास्टोसिस का आउटर लेयर वाला सेल क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। उसमें क्या होगा? कुछ उंगली जैसा प्रोजेक्शन निकलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेगा। ओके, सो इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेगा। प्रोजेक्शन मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर्स निकलेगा ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स से, विच आर कॉल्ड व्हाट? कोरियोनिक विली। विली हमेशा क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसा। सो इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट सेल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसा कुछ निकल के आएगा, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कोरियोनिक विली। ठीक है, कोरियोनिक विली बाहर से सराउंड हो जाएगा, कवर हो जाएगा किससे? यूट्राइन टिश्यू एंड मदर का ब्लड से। मैटरनल ब्लड मतलब जिसके बॉडी में इम्प्लांटेशन हुआ है उस मदर का बॉडी का ब्लड, इससे ये ढक जाएगा। क्या ढक जाएगा? जो ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकला है, सो दोनों में जो कांटेक्ट है एम्ब्रायो और मदर का बॉडी में जो कांटेक्ट है ये यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से कवर हो जाएगा। फिर जो कोरियोनिक विली है और यूट्रस का जो टिश्यू है, इन दोनों में एक नेटवर्क जैसा फॉर्म होगा। दोनों में ऐसा वाला कुछ नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड इंटरडिजिटेटिंग ऑफ द कोरियोनिक विली एंड द यूट्राइन टिश्यू। दे इंटरडिजिटेट मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नेटवर्क फॉर्म हो जाएंगे। एंड ये क्या फॉर्म होगा? Formation of placenta takes place. So this is the structural and functional unit between developing embryo and the mother's body. Placenta क्या है? Structural and functional unit between developing embryo and the mother or the maternal body. This is called what? Placenta. बच्चा जो बढ़ रहा है उसके साथ मदर का बॉडी का जो कनेक्शन है इसको क्या बोलेंगे? प्लासेंटा। ठीक है, अब प्लासेंटा क्या करेगा? एम्ब्रायो को क्या सप्लाई देगा? ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, खाना। ठीक है, सो प्लासेंटा विल फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब जो खाना है टू द एम्ब्रायो। बढ़ते हुए बच्चे को, एम्ब्रायो को कौन खाना पहुंचाएगा? प्लासेंटा अलोंग विद द गैस विच इज़ कॉल्ड द ऑक्सीजन। मतलब ये सप्लाई देगा थ्रू ब्लड, गैशियस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं, डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा एम्ब्रायो तक ताकि वो सांस ले सके।
एंड ऑल्सो जो इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स विल बी ऑल्सो given out by the embryo, that is also taken out by the placenta. In turn placenta also क्या रिलीज करेगा? हॉर्मोन्स, प्लासेंटल हॉर्मोन्स, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हॉर्मोन्स का नाम हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन गोरियोनिक गोनियाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन। सो यही सब प्लासेंटा से निकलेगा। सो प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या करता है? हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसमें कोई डक्ट्स नहीं होते, ट्यूब्स नहीं होते, डायरेक्टली इसका सिक्रीशन जो है ब्लड में चला जाता है, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। सो प्लासेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी है, इट विल रिलीज व्हाट? हॉर्मोन्स, ठीक है। सो प्लासेंटा एम्ब्रायो के साथ इसका कनेक्शन होगा। प्लासेंटा जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रायो है, इसके साथ एम्ब्रायो का कनेक्शन होगा किसके थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। एक ट्यूब जैसा फॉर्म होगा जिसका नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी प्लासेंटा है। तो ये जो दोनों के बीच में कनेक्शन, मतलब प्लासेंटा और एम्ब्रायो के बीच का जो कनेक्शन है, ये किससे मेंटेन होगा? दिस इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो कॉर्ड है, बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत ही बाद आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कि कुछ हिस्सा ट्यूब जैसा पेट नाभि से निकलता हुआ, झूलता हुआ दिखाई देता है, दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो जन्म के बाद काट दिया जाता है, थोड़ा सा हिस्सा जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उसके शरीर में थोड़ा सा हिस्सा कुछ दिनों के लिए रह जाता है और सूख के फिर गिर जाता है। तो दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज द कनेक्शन बिटवीन द प्लासेंटा एंड द एम्ब्रायो। वो ट्यूब से कनेक्ट होता है, नेटवर्क जो है ये ट्यूब से कनेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द। अब अम्बिलिकल कॉर्ड तो इसका काम क्या करेगा? ये क्या काम करेगा? मतलब ये प्लासेंटा जो है मदर्स का बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेके एम्ब्रायो तक पहुंचाएगा और जो भी मतलब जो खराब चीज़ है जो कि एम्ब्रायो को चाहिए नहीं, ये बाहर निकल के देगा। तो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। एम्ब्रायो से बाहर मतलब एम्ब्रायो से आउट हार्मफुल पॉइजनस जो भी है, और एम्ब्रायो तक एसेंशियल मटेरियल्स पहुंचाएगा कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। सो प्लासेंटा और एम्ब्रायो का बीच का कनेक्शन मेंटेन कौन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज अ ट्यूब, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग जस्ट हार्मोन्स के नाम देखेंगे, कौन सा हार्मोन्स है जो कि प्लासेंटा से रिलीज होता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ऑब्वियसली प्लासेंटा का फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के आने के बाद ही होगा, मतलब इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद ही प्लासेंटा से जो हार्मोन्स है उसका, अगर प्रेगनेंसी है तो इसका टेस्ट करने से हार्मोन्स का लेवल देख सकते हैं। ECG, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस एंड लेटर जब बर्थ होगा उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्सिन का जो हार्मोन इधर लिखा हुआ है ये रिलीज होना स्टार्ट कर देगा, ताकि बर्थ प्रोसेस में ये मदद कर सके जो है रिलैक्सिन, ठीक है। सो ये जो हार्मोन्स, ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन जो भी है, ये जो नाम लिखा हुआ है ये प्लासेंटा से निकलता हुआ हार्मोन्स। सो ये ऑब्वियसली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं है। जब भी प्रेगनेंसी आएगा तब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा, तब जाके ये हार्मोन्स का लेवल्स चेक करने से समझ में आ जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट यही है, HCG का टेस्ट है। तो अगर HCG है दैट मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी पीरियड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड, या कुछ भी कारण से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप हो सकता है, लेकिन तब अगर आप प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाए गए तो मतलब नेगेटिव टेस्ट आ सकता है, मतलब HCG बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो प्रेगनेंसी इज नॉट देयर। सो एबनॉर्मल कंडीशंस में अगर स्ट्रेस्ड है, अगर न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ये स्टॉप हो सकता है, ठीक है। तो
प्रेगनेंसी टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का टेस्ट होता है. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स दिस इम्प्लांटेशन. जब इम्प्लांटेशन होगा, इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन क्या हो सकता है कि इनर सेल जो अंदर है, मतलब ट्रोफोब्लास्ट के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला और इससे कोरियोनिक विली फॉर्म हुआ. फिर एम्ब्रायो के साथ प्लासेंटा का कनेक्शन हुआ और एम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन, ये सब हो गया है. तो इनर सेल मास भी तो है ना ब्लास्टोसिस में. तो इनर सेल मास का क्या प्रॉब्लम है और क्या हो सकता है आगे. तो इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब डिवाइड करते हुए 3 लेयर्स में फॉर्म हो जाएंगे. outermost layer is ectoderm, middle layer is mesoderm and the innermost layer is the endoderm. इसके बारे में जस्ट पॉइंट्स में ध्यान दीजिए कि एक्टोडर्म है. देखिए एक्टोडर्म मतलब आउटर मोस्ट, मेसो फ्रॉम एम से आप लिंक कर सकते हैं कि मिडिल मतलब बीच वाला जो लेयर है, एंड एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट लेयर. सो इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है. सो ये सब क्या है, दिस 3 लेयर्स व्हाट दे विल डू, इसका फॉर्मेशन का ज़रूरत क्या है. सो व्हेन दिस 3 लेयर्स आर फॉर्म दे विल गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द सेल्स. जो भी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड द सेल्स जो भी चाहिए होगा फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रायो का धीरे धीरे जो बढ़ेगा, इसके लिए सभी ऑर्गन्स फॉर्मेशन के लिए ये 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 लेयर्स जो है इसका फंक्शन है इधर कि ये 3 लेयर्स दे विल गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द एडल्ट्स. सो 3 लेयर्स जो है सेल्स का, दिस 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑब्वियसली मेनी टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स इन द एडल्ट्स. और इनर सेल मास में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जो इनर सेल मास है इसमें कुछ सेल्स है जिसका नाम है स्टेम सेल्स. सो ये स्टेम सेल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें कैपेसिटी होता है द सेल्स विच आर कॉल्ड द स्टेम सेल विच हैव द कैपेसिटी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. मतलब नया जो ऑर्गन्स है एंड टिश्यूज है इसको फॉर्म करने के लिए स्टेम सेल्स काफ़ी हद तक मदद कर सकता है. दे हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. उनमें क्षमता है कि टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फुल्ली डेवलप हो जाए फ्रॉम द स्टेम सेल. इसीलिए आजकल क्या होता है, स्टेम सेल्स बैंकिंग, स्टेम सेल बैंकिंग. अगर कोई भी बहुत ही जानलेवा बीमारी से परेशान है तो स्टेम सेल अगर बैंकिंग किया है, मतलब स्टोर किया है, तो स्टेम सेल से अगर कोई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी है तो वहाँ से ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है. और आदमी जिनमें सफरिंग है, जिनमें डिजीज़ है, वो ठीक हो सकता है अगर स्टेम सेल बैंकिंग किया होगा. तो मतलब जन्म के तुरंत बाद ही जो प्लासेंटल सेल है और जो इनर सेल मास है वहाँ से कुछ जो ब्लास्टोसिस का सेल्स है वहाँ से कुछ मिल सकता है इन द स्टेम सेल्स. सो दैट कैन बी स्टोर्ड लाइक स्पर्म बैंकिंग है ना, स्पर्म स्टोर कर सकते हैं जहाँ पर. तो वैसे स्टेम सेल बैंकिंग का भी सिस्टम है जहाँ पर स्टेम सेल्स को स्टोर करके रख सकता है. तो कोई भी अगर अनमैनेजेबल डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट में ये काफ़ी मददगार है. कौन? द स्टेम सेल्स. अभी जो ह्यूमन बीइंग है उसका टोटल डेवलपमेंट टाइम पीरियड इन फॉर द मतलब डेवलपमेंट किसका, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट का टाइम पीरियड, टोटल जेस्टेशन पीरियड जो है जब तक एकदम एम्ब्रायो से फिर मतलब पूरा फीटस हो जाएगा, उसके बाद जन्म लेने के लिए तैयार हो जाएगा, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9 months विच इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड. अब इस जेस्टेशन पीरियड 9 months अबाउट 280 days. सो इसी दौरान हर एक हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. टोटल 9 months का जो पीरियड है उसको 3 मेस्टर्स में भाग गया है. ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं जिसको, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर. मतलब जो 9 महीना है उसको
3 से डिवाइड करके 3 महीना एक साथ लेके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड 3 एक साथ सेट लेके सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड द लास्ट 3 महीना मंथ्स लेके उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है. तो ड्यूरिंग द gestation period what happens in the first week is the heartbeat. फर्स्ट वीक में फर्स्ट स्टार्टिंग में हार्ट का साउंड जो है स्टेथोस्कोप से अच्छी तरीके से डॉक्टर को मिल जाएगा. सेकेंड मंथ का आखिर में, जब सेकेंड मंथ होगा और आखिर में क्या देख सकते हैं कि फीटस में हाथ पैर और उंगलियां फॉर्म हो रहा है. अबाउट 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आखिर में मेजर ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, जो भी चाहिए होगा. लीम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स आर डेवलप. 5वां महीना जो है 5th मंथ, मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं. थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट चालू हो जाता है. बॉडी में छोटा छोटा हेयर्स आ जाते हैं सिर पे. 24 वीक्स बॉडी विल बी कवर्ड विद फाइन हेयर्स. डेवलपमेंट ऑफ eyelids, eyelashes, everything is quite similar to the adult. धीरे धीरे हो रहा है. और 9 मंथ्स के अंत तक ए फुल्ली डेवलप फीटस, ऑल द ऑर्गन्स आर डेवलप्ड. धीरे धीरे लंग्स का भी फॉर्मेशन हो गया है और बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ. सो इसी दौरान टोटल टाइम पीरियड 9 महीना, जिसमें एम्ब्रायो से लेके एकदम फीटस फिर एकदम बर्थ लेने के लिए रेडी हो जाएगा जो बच्चा, इसके लिए 9 मंथ्स लगेगा. उसका नाम क्या है? जेस्टेशन पीरियड. जिसमें क्या होता है, मदर के बॉडी में बच्चा एक फ्लूइड के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बढ़ता रहता है और एक बैग जैसा कवरिंग भी हो जाता है उसके बाहर, एमनियोटिक सैक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बच्चा बढ़ता रहता है. और 9 महीने के बाद एक हेल्दी बेबी जन्म लेने का पूरा चांसेस है विथ ऑल द डेवलप्ड ऑर्गन्स, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो. सो आज हम लोग किसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर. जेस्टेशन पीरियड, जो टाइम पीरियड में बच्चा माँ के अंदर बढ़ेगा और जन्म लेने के लिए रेडी होगा, टोटल टाइम पीरियड इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड. इसके बारे में हम लोगों ने देखा इधर. और प्लासेंटा, और हर एक वीक में, हर एक मंथ में कैसा एम्ब्रायो फिटस बढ़ के फिर 9 मंथ्स के बाद जन्म लेने के लिए रेडी होता है, इसके बारे में हर एक पॉइंट्स डिस्कस किया है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे.